क्या होता है इजानत, पता है कि नहीं पता है? नहीं सर। तुम्हें इजानत नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, अरे वो यार। डिवोर्स होता है ना जब, है ना, कस्टडी में रखते हैं, वो उसका पालन पोषण कौन करेगा, ये ऐसा है? ऐसा इजानत। पहली लाइन पढ़ ली मैंने। चलो इजानत क्या होता है देख लेते हैं। इजानत इज द कस्टडी टू चिल्ड्रन इन मुस्लिम लोग के अंदर जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, जो चिल्ड्रन होता है, उसकी कस्टडी को लेकर जो बात होती है उसे इजानत कहते हैं। इजानत में क्या होता है, इजानत और द कस्टडी टू चिल्ड्रन असेंशियल कॉन्सेप्ट इन द मुस्लिम लोग। सारे कॉन्सेप्ट मुस्लिम लोग के अंदर असेंशियल होते हैं, ठीक है। डील्स विद द हु हैज अ राइट टू टेक केयर ऑफ द माइनर चाइल्ड आफ्टर द पेरेंट्स सेपरेशन और डिवोर्स। लेकिन जब पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाता है, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तो किस व्यक्ति के पास राइट होगा टू टेक केयर ऑफ द माइनर चाइल्ड का टेक केयर करने का राइट किसके पास होगा, वो इजानत डिसाइड करता है। इजानत कस्टडी को बोलते हैं, उसी चीज को इजानत बोलते हैं। डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड हिजानत, ठीक है, अरेबिक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या है, टू होल्ड समवन क्लोज, किसी को अपने पास में रखना। दिस प्रिंसिपल सीक्स टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड व्हाइल बैलेंसिंग पेरेंटल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये प्रिंसिपल किस चीज को बताता है? ये प्रिंसिपल सीख करता है टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड व्हाइल बैलेंसिंग पेरेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो चाइल्ड होते हैं उसके वेलफेयर, उसके कल्याण को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही में बैलेंस करता है पेरेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उनके बीच में और एक बच्चे के कल्याण के बीच में बैलेंस करने का काम करता है कस्टडी या फिर हिजानत। मुस्लिम लोग प्रायोरिटाइज द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट। मुस्लिम लोग क्या बोलता है कि भैया देखो चाइल्ड है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट में जो हो वो काम कर दो, फिर चाहे भले उसकी कस्टडी आपको किसी को भी देना पड़े। तो इट जनरली फेवर द मदर फॉर द कस्टडी ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जब अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो कस्टडी जनरली फेवर में किसकी जाती है, मदर के फेवर में जाती है। However, this right is not absolute, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है एंड कैन बी लॉस्ट ड्यू टू सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मतलब कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस रहेंगी, अगर कुछ भी अनर्हताएं रहेंगी, कुछ भी कमियां रहेंगी, तो माता जी को हमेशा चिल्ड्रन की कस्टडी नहीं मिलेगी। सर ये हाउएवर द से रूल ऑफ बताओ। इजानत है। हाउएवर से। हाउएवर से ये है कि दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि जो हिजानत का राइट होता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का राइट होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मिलेगी मिलेगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है, मतलब अनसाउंड माइंड है, इनकेपेबल है, तो उसको फिर कस्टडी नहीं मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट है उसको कस्टडी मिल जाएगी, हो सकता है नहीं भी मिले डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। The rule of Hisanat varies slightly among different schools of Islamic jurisprudence but share common fundamental foundational principle. हिजानत जो है अलग अलग स्कूल्स में जो जुरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की जो स्कूल्स हैं उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया गया है, अलग अलग चीज़ें बताई गई है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है वो सेम ही है। फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है? सेम वही, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन देखना अपन को। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग देख लें। मीनिंग हिजानत रिफर्स टू द फिजिकल कस्टडी एंड केयर ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चे की फिजिकल कस्टडी और केयर जिसको बोलते हैं अपन हिजानत, स्पेसिफिकली कंसर्निंग अपब्रिंगिंग, लेकिन जो कि किन किन चीज़ों से डील करता है? अपब्रिंगिंग मतलब उसको बड़ा करना, उसको एजुकेशन देना, उसका मेंटेनेंस देना, उसके प्राइमरी ड्यूरिंग चाइल्ड्स माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के दौरान ये सब चीज़ें उसको मेंटेनेंस, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग देना। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गार्जियनशिप। ये जो गार्जियनशिप होती है, विलायत होता है, उससे अलग होता है। गार्जियनशिप अलग चीज़ होती है, हिजानत अलग चीज़ होती है, ऐसा इनका कहना है। विच यूजुअली पर्टेन टू लीगल एंड फाइनेंशियल डिसीजन। गार्जियनशिप जो होती है वो किस चीज़ से डील करती है? जो लीगल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं उससे। जैसे मान लो इस बच्चे की शादी किससे होगी, इसको प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होगा, ये निर्णय गार्जियनशिप में होता है। लेकिन उसको देख रेख करके उसको बड़ा करना, उसको शिक्षा देना, उसको मेंटेनेंस देना, ये सब चीज़ें हिजानत के अंदर आती है। Hisanat focuses more on the nurturing and upbringing, typical considered the mother's right, while guardianship often remains with the father or the male relative। यानी कि हिजानत किस चीज पे फोकस करता है? नर्चरिंग करने। नर्चरिंग मतलब है किसी व्यक्ति को अपन पेम्परिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखते हैं उसकी, और अपब्रिंगिंग करना है उसको बड़ा करना। टिपिकल कंसिडर एज अ मदर राइट, जो नेचरिंग कि मतलब क्या? किसका राइट माना जाता है? हमेशा मदर का राइट माना जाता सर है। नेचरिंग जनरली अपन समझते मतलब? हैं कि माँ का काम होता है कि बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, सर उसको लाड़ नेचरिंग प्यार मतलब? देना। क्या? न्यूटरिंग मतलब? नर्चरिंग। नर्चरिंग, नर्चरिंग बोलते हैं, न्यूटरिंग नहीं, नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब किसी को लाड़ प्यार करना, उसको बड़ा करना, मतलब अपन नहीं बच्चों को जो नहीं लाड़ प्यार करते हैं हम्म। वैसा। और ये इसके लाड़ ऊपर। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि गुली 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 प्यार करना, मतलब उसको सब अच्छी अच्छी चीजें देना।
क्या? और इसके ऊपर वाला इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम गार्जियनशिप विलायत विच यूजुअली प्रिटेंस टू लीगल एंड फाइनेंशियल डिसीजन। ये तो मैंने इतने अच्छे से समझाया था अभी कि जो गार्जियनशिप होती है वो हिजानत से अलग होती है मतलब डिफरेंट होती है। गार्जियनशिप में क्या होता है कि एक व्यक्ति का लीगल राइट को डिसाइड करने का अधिकार मिलता है गार्जियन को, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है कि नहीं, उसकी शादी करवानी है कि नहीं, ये सब चीजें। हिजानत में नॉर्मली उस बच्चे का देख रेख, उसको बड़ा करना, पालना पोसना, उसकी पढ़ाई लिखाई देखना, ये सब आता है। समझ गए? तो सर दोनों सेम ही तो है, गार्जियनशिप में भी वो पालना पोसना उसी में करते हैं, वो हिजानत में भी। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो उसका काम है गार्जियन का। हाँ। लेकिन एक बच्चे को आज क्या खिलाना है, उसकी तबीयत खराब है उसका इलाज कराना है, उसको स्कूल भेजना है, उसको पढ़ाई करवानी है, ये काम होता है उस व्यक्ति का जिसके पास उसकी कस्टडी है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों चीज एक आदमी के पास हो सकती है, मतलब जिस आदमी के पास कस्टडी है उसका गार्जियन हो सकता है, या फिर जो गार्जियन है उसके पास कस्टडी हो सकती है, ये एक अलग बात कह सकते हैं अपन। लेकिन दोनों का मीनिंग और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो एग्जाम्पल के लिए बच्चे का गार्जियन कौन होता है, उसका फादर होता है, पर उसकी कस्टडी हमेशा किसके पास होती है, मदर के पास। बच्चा क्या खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कब नहाएगा, कब स्कूल जाएगा, कब नहीं, वो सब मदर देखती है। फादर क्या देखता है कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी का क्या यूज करना, बच्चे की शादी कब करानी, बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी, बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, ये सब चीजें। समझ गए डिफरेंस? हाँ। चलिए अब बनाते हैं लास्ट लाइन पढ़ना है। While guardianship often remain with the father और मेल रिलेटिव, वही वाली बात बोलती है कि जो गार्जियनशिप होती है वो जनरली किसके पास होती है, फादर के पास होती है, या फिर जो मेल रिलेटिव होते हैं फैमिली के वो लोग के पास होती है। और जो किसी बच्चे को नर्चर करना, अपब्रिंगिंग करना, वो किसके पास होता है, मदर का राइट होता है। लीगल बेसिस इन इस्लामिक स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ हिजानत इज रूटेड इन, इसका प्रिंसिपल क्या है देखो, कुरानिक जुंजक्शन दैट एम्फेसाइज द नर्चरिंग कह रहा तो चल, यानी कि जो कुरान है, कुरान में जो चीजें लिखी गई है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है कि एक बच्चा जो है उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, उसका नर्चर होना चाहिए, उसको लाड़ प्यार मिलना चाहिए। हदीथ क्या कहता है, हदीथ कहता है सेइंग द प्रॉफिट, हदीथ में कहा गया कि विच स्ट्रेस द मदर्स राइट टू कस्टडी पार्टिकुलरली इन द चाइल्ड्स टेंडर ईयर्स, यानी कि हदीथ बोलता है कि जो बच्चे की जो कस्टडी होती है जब वो टेंडर ईयर में होता है, यानी कि कम उम्र में होता है, तो उसके किसके पास होनी चाहिए, माता जी के पास होनी चाहिए, उसकी मदर के पास होनी चाहिए, ऐसा हदीद बोलता है। तो हदीद इस बात को बोलता है, इसका मतलब क्या है कि हदीद ये चाहता है कि बच्चे की केयर वगैरह प्रॉपर हो, इसलिए माता जी को आप उसकी कस्टडी दे दो। इज्मा क्या कहता है, इज्मा एंड कियास दोनों चीज अपन को पता है क्या होती है। इज्मा कहता है टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द रूल ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इन्होंने एक बहुत सारे अलग अलग रूल्स को, अलग अलग नियमों को इंटरप्रेट करके अप्लाई करके इनके इसमें कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में कहा गया है। इसमें कोई डायरेक्ट रूल नहीं है इज्मा और कियास में, लेकिन हदीत में और कुरान में है। Who has the right of हिजनत, ठीक है, किस व्यक्ति के पास राइट ऑफ हिजनत होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है मदर का राइट देखेंगे। अंडर द मोस्ट इस्लामिक स्कूल द मदर इज द प्राइमरी राइट ऑफ द कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन, यानी कि एक माइनर चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी कस्टडी का राइट जो होता है वो किसके पास होता है, मदर के पास होता है। स्पेसिफिकली डॉटर अंटिल अ सर्टेन एज, और डॉटर जो होती है जब तक वो एक पर्टिकुलर बड़ी एज तक नहीं हो जाती, जब तक वो बड़ी नहीं रहती, तब तक उसकी जो कस्टडी रहती है वो माता जी के पास रहती है। This right is recognized because of the natural care and emotional attachment of the mother as for her child, यानी कि एक माता का जो अपना नेचुरल केयर होता है और जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, इस कारण से एक माँ को राइट दिया हुआ है कि उसके बाद अपने बच्चे को कस्टडी में रखना है, क्योंकि वही जो होती है नेचुरल केयर और इमोशनल अटैचमेंट बच्चे को दे पाती है। पिता तो क्या, पिता तो 4 गाली देगा, भगा देगा। हनफी स्कूल द मदर रिटेन्स कस्टडी ऑफ अ बॉय अंटिल द एज ऑफ 7 एंड गर्ल अंटिल द प्यूबर्टी अप्रोक्सीमेटली 9 years, यानी कि जो हनफी स्कूल के अंदर ऐसा बताया कि जो मदर होती है, माँ होती है, उसके पास जो बच्चे की कस्टडी रहती है कब तक रहती है, अगर वो लड़का है तो 7 साल तक की एज तक की कंपलसरी कस्टडी किसको देंगे, अपन मदर को देंगे, ठीक है। और अगर लड़की है तो उसकी 9 साल तक की कंपलसरी कस्टडी अपन किसको देंगे, मदर को देंगे। शिया स्कूल क्या होता है, मदर इज द कस्टडी ऑफ द बोथ सन्स एंड डॉटर अंटिल द एज ऑफ 2, यानी कि जब तक बच्चा जो है 2 साल का नहीं हो जाता तब तक चाहे वो सन हो या डॉटर हो, उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, मदर के पास रहेगी, ऐसा किसमें कहा गया है, शिया में। मलिक स्कूल ये कहता है कि मदर्स राइट कंटिन्यूज अंटिल द चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी अनलेस रीमैरीज,
यानी कि एक जो बच्चा रहता है वो अपनी प्यूबर्टी में नहीं आ जाता और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक जो मदर होती है उसके पास ही उसका राइट होता है, ठीक है, किसका, बच्चे का। समझ गए जी? हनीफी स्कूल, सिया स्कूल और मलिकी स्कूल तीनों में अलग अलग बातें कही हुई है। क्या बोला था? मदर्स राइट टू इज़्ज़त इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी लॉस्ट इफ सर शी ये ऊपर रीमैरीज मलिके वाला समवन एल्स नॉट रिलेटेड टू द चाइल्ड नॉन महरम लिव्स इन ए इमोरल लाइफ और इज अ मेंटली फिजिकली अनफिट। कितनी बढ़िया बात बोली। देखो, इजाजत का जो अधिकार है, मदर का जो राइट है, वो कस्टडी ऑफ किड्स का एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। कल सर आवाज़ कट रही है, 2 मिनट। थोड़ा तुम नेटवर्क में आओ यार। हेलो सर। हाँ अब आई आवाज। हम्म, अब तुम्हें मेरी भी आई अच्छी होगी। हाँ नेटवर्क में बैठा करो, सर ये टावर मलिकी में बैठ जाया स्कूल, करो, वो दिक्कत नहीं, रात में हैं? मलिकी स्कूल द मदर राइट कंटिन्यूस until द चाइल्ड reaches puberty unless she remarries। मतलब प्यूबर्टी 18 या 15 की एज। 18 नहीं 15। मुस्लिमों में 15-12 चलती है। महिला लड़कियों की 12, लड़कों की, सॉरी, लड़कों की 12, लड़कियों की 15। लड़कों की 12? हम्म, इतनी जल्दी, बाप रे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है बट उसके अराउंड रहती है, मतलब 12-15 के आसपास रहती है प्यूबर्टी एज। तो ऐसा कहते हैं कि जब तक प्यूबर्टी नहीं हो जाती, जब तक एक बच्चे की शादी नहीं हो जाती, तब तक जो प्राइमरी केयर का राइट होता है एक माता का रहता है बच्चे के पास, ठीक है, मलिकी स्कूल में। ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो हिजानत होता है, हिजानत राइट यानी कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड का राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो हमेशा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी लॉस्ट कब? इफ शी रीमैरीज, अगर जो महिला है, जो माँ है, वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है चाइल्ड से, यानी कि चाइल्ड से अनरिलेटेड व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसको फिर जो चिल्ड्रन की कस्टडी नहीं दी जाएगी। या फिर वो इमोरल लाइफ में रहती है, अनैतिक जीवन जीती है। अनैतिक जीवन के साथ दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, बाहर घूम रही है, ठीक है, आदमियों के साथ, लोगों के साथ उसके अनैतिक रिश्ते हैं, तो ये इमोरल लाइफ होती है, सर अधार्मिक हो चुकी है। ये सी रीमैरीज समवन नॉट रिलेटेड नॉन महरम, मतलब महरम नॉट मतलब रिलेटेड टू द चाइल्ड को कहते हैं नॉन महरम, यानी कि ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है तो उसकी कहते हैं नॉन महरम। मतलब दूसरे से शादी कर लेती है। हाँ, जैसे कि मान लो, सपोज मान लो उसका डाइवोर्स हो गया और उसने किसी थर्ड आदमी से शादी कर ली, तो वहाँ पे फिर उसको बच्चे का कस्टडी मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे की कस्टडी क्या मिलती है, मैक्सिमम फैमिली वालों को मिलती है। अब जैसे एग्जांपल के साथ जो माँ है उसके साथ वो बच्चा भी अगर चला गया और मान लो उसके जो नया पति उसने उस बच्चों को नहीं अपनाया तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए क्या है कि बच्चों को उसके परिवार के साथ रखो। दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ रखो। नए आदमी के घर पे पहुंचाना भाई, नौकर बना के देगा तो वो उसको। चलो, या फिर अगर जो महिला जो इमोरल लाइफ जीती है वो, उसको भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती, या फिर कोई महिला मेंटली और फिजिकली अनफिट हो जाती है, उसको भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती है। फीमेल रिलेटिव्स को कब मिलती है? देखो, इफ द मदर इज अनअवेलेबल और डिस्क्वालिफाइड कस्टडी में पास टू, अगर मान लो जो मदर है वो अनअवेलेबल है या डिस्क्वालिफाइड है। अनअवेलेबल मतलब या तो मर चुकी है, घूम चुकी है, गायब है। डिस्क्वालिफाइड है मतलब वही उसने किसी और से शादी कर ली है, अनसाउंड माइंड हो गई है, इमोरल लाइफ जी रही है, तो फिर क्या होगा कि जो कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन होती है वो किसके पास चली जाएगी? मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मतलब मम्मी की मम्मी, यानी कि नानी जी के पास। पैटर्नल ग्रैंड मतलब पिताजी की मम्मी, यानी कि दादी के पास। फुल सिस्टर यानी जो सगी बहन होती है किसकी? माँ की, यानी कि अपनी मौसी के पास। मैटरनल आंट्स मतलब मामा के परिवार के जितनी भी आंटी रहती है, मतलब कि मामी, मौसी, ये सब। पैटर्नल आंट्स मतलब बुआ वगैरह, बुआ चाची। तो ऐसे इनके पास कस्टडी आ सकती है एक महिला की बच्चे की, अगर वो महिला अनअवेलेबल है या फिर डिस्क्वालिफाइड है तो। समझ गए? अनअवेलेबल डिस्क्वालिफाइड कैसे? नहीं है जिंदा। लाड़ ले, जिंदा नहीं है। अनअवेलेबल का मतलब होता है या तो मर गई या तो घूम गई। तुम्हें मेरी आवाज लेट आ रही है कि आ नहीं रही है? पता नहीं अभी। तो ये क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ यार एक एक चीज। ये भी मैंने अनअवेलेबल भी बताया कि अगर मान लो कोई महिला मर गई है तो, अगर वो घूम चुकी है तो। डिस्क्वालिफाइड में जो अपन को ऊपर चीजें दी हुई है कि अगर मान लो उसने दूसरी शादी कर ली है, इमोरल लाइफ जी रही है, मेंटली फिजिकली अनफिट है, तो ये तो मैंने बताया है, अभी बताया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। कैसे मिस कर गए हो तुम?
या तो तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात ठीक से, ना ये सुन रहा हूँ। मोबाइल तो नहीं चला रहे हो? ना बाबा ना। है नहीं। बेटे, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। आप पे ही है। हाँ। नहीं है। आप पे ही है। चलो ठीक है, अनअवेलेबल डिस्क्वालीफाइड समझ में आ गया। और अगर मान लो मदर अनअवेलेबल डिस्क्वालीफाइड है तो इन लोगों के पास बच्चे की कस्टडी चली जाती है। हाँ। अब कितनी बढ़िया चीज बोली है कि जो प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस प्रेफरेंस अगर हमेशा सबसे पहले किसको दिया जाता है? मेटरनल Maternal साइड को, यानी कि side। मम्मी के परिवार वाली जो महिला है, जैसे कि मेटरनल ग्रैंड मदर, मेटरनल आंट्स, इन लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी किसी और के मुकाबले। ठीक है। अब कस्टडी का राइट जो होता है हिजानत का, वो फादर के पास भी होता है, ये भी देख लेते हैं। फादर इज जनरली नॉट द फर्स्ट कस्टोडियन अंडर द हिजानत, यानी कि फादर जो होता है वो फर्स्ट कस्टोडियन नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट तो मदर होती है। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो पिताजी को कस्टडी जनरली नहीं दी जाती है। हाउएवर वंस द चाइल्ड रिचेज द एज ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि एक बार अगर जो बच्चा है अपने डिस्क्रिशन की एज हो, जो डिस्क्रिशन मतलब समझदार हो जाता है, वो अपने स्व विवेक से अपनी चीज़ों से सही गलत समझने लगता है। अगर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, जैसे कि सपोज 7 ईयर ऑफ अ बॉय इन हनफी लॉ, हनफी लॉ में ऐसा माना गया है कि 7 साल का जो लड़का होता है वो अपने डिस्क्रिशन पे, यानी कि अपने सही गलत समझने लग जाता है, अपने डिस्क्रिशन पे चीज़ें डिसाइड करने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, द फादर्स राइट बिकम स्ट्रोंगर। और उस केस में क्या होता है कि जो फादर होता है उसको कस्टडी मिलने का राइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर्टिकुलरली फॉर द एजुकेशन पर्पज, फाइनेंशियल डिसीजन एंड मॉरल अपब्रिंगिंग, यानी कि उस बच्चे की शिक्षा के लिए, उसके फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि उसका जो पैसे से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी देखने के लिए, और उसके नैतिक रूप से उसको पाल पोस के बड़ा करने के लिए, मॉरल अपब्रिंगिंग के लिए पिताजी की कस्टडी यहाँ पर जरूरी या स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, अगर बच्चा 7 साल से ऊपर का है तो। लेकिन जनरली फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो मदर को ही दी जाती है। लेकिन अगर लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, वो प्राइमरी एज में नहीं है, यंगर एज में नहीं है, तो फिर फादर को भी आप दे सकते हो। इन द केसेस ऑफ द ओल्डर बॉयज, द फादर में क्लेम कस्टडी टू प्रिपेयर देम फॉर एडल्ट लाइफ, यानी कि अगर बच्चा जो है बड़ा हो चुका है, लड़का ओल्ड हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो फादर जो है उस बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं बच्चे की जो एडल्ट लाइफ है उसको प्रिपेयर करूँ। एडल्ट लाइफ मतलब जो बड़ा होने के बाद जो जीवन होता है वो। इफ द फादर इज अनअवेलेबल और डिस्क्वालीफाइड, अगर पिताजी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है का मतलब भाई या तो मर गए या घूम गए, मिल नहीं रहे। डिस्क्वालीफाइड है मतलब किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, अनसाउंड माइंड हो चुके हैं, इनकेपेबल हो चुके हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। तो उनका जो मेल रिलेटिव होते हैं उसके परिवार के, यानी कि ग्रैंड फादर, ब्रदर्स, यानी कि अंकल वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, बच्चे की कस्टडी रिसीव करते हैं अगर पिताजी नहीं है तो। पिताजी की जगह पे वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि पेरामाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। सीधी सी बात है कि जो भैया जो कस्टडी देनी है हमेशा, उसका पेरामाउंट क्या होगा, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य होगा हमेशा कि बच्चे का वेलफेयर हो। जो भी बच्चा, उसकी कस्टडी चाहे माँ को देनी है, पिता को देनी है, दोस्त को देनी है, भाई को देनी है, दादा को देनी है, नानी को देनी है, दादी को देनी है, किसी को भी देनी है, ये देख के दी जाएगी कि उसका फायदा किसके पास है, उसका कल्याण कहाँ होगा, उसका सबसे अच्छे से अच्छा फायदा अपन को देखना है बच्चे का। In a modern legal interpretation, specifically in the Indian court, the welfare of the child is a supreme criteria, यानी कि जो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन है वही सबसे ज्यादा सुप्रीम क्राइटेरिया, उससे बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे का वेलफेयर, यानी कि इसका ट्रेडिशनल स्कूल बेस्ड कस्टडी चाहे कुछ भी के, यानी कि जो इस्लामिक लोग जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो चाहे कुछ भी के, लेकिन आज की तारीख में जरूरी क्या है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ होगा वो देखेंगे। तो बच्चे के वेलफेयर के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले बच्चे की एज क्या है, उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसका इमोशनल, एजुकेशन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट उसको कैसा मिलना चाहिए, उसका मॉरल्स एंड फाइनेंशियल फिटनेस जो कस्टडियन की होती है। जैसे कि मान लो अगर अपन देख रहे हैं कि भैया माता जी को कस्टडी देनी है, तो चेक करो कि माता जी के पास सही साठ पैसे है कि नहीं, वो नैतिक रूप से सही इंसान है या नहीं, उसके बाद इतनी पावर है कि नहीं कि वो बच्चे को पाल लेगी, पोस लेगी, ये सब चीज़ें चेक करो। उसके बाद चाइल्ड ओन प्रेफरेंस, बच्चे का प्रेफरेंस देखो जाओगे। अगर मान लो बच्चा इतना बड़ा है, 10-12 साल का है, जो अपना निर्णय खुद ले सकता है, तो उससे पूछ लो कि भैया तेरे को किसके पास जाना है, मम्मी के पास कि पापा के पास? वो कह देगा मुझे जाना है कहीं और, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी जाकर जाना हो उसको तो उससे पूछ लेंगे। तो मतलब क्या क्या चीज़ देखेंगे, उसकी एज देखेंगे, नीड्स देखेंगे, उसका इमोशनल, एजुकेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, जो जो जरूरत है उसकी वो देखेंगे, जो कस्टडियन है जो उसको लेना चाहता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी मॉरल कंडीशन देखेंगे, और बच्चे से भी पूछ लेंगे लाडले तुम कहाँ जाओगे, मम्मी के बता पास। देगा होगी मेरे को है। मम्मी के पास। जरूरी थोड़ी मम्मी के पास, वो कह देगा नहीं मुझे तो कहीं और जाना है। कहाँ जाना होगा? है कहाँ जाना होगा इसके अलावा?
7th क्लास की रिया के पास। अरे कहीं भी जाना हो सकता है, मतलब वो बोले मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे तो इनके किसी के पास नहीं रहना है, कोई मुझे खेलने नहीं देता है, वो कहते हैं मुझे दादा दादी के पास जाना है, कुछ भी हो सकता है जो उसकी इच्छा हो। अब मान लो पड़ोस का बच्चा है, वही कहते कि नहीं है मुझे तो हर्ष भैया पसंद है, हर्ष भैया अच्छे से बात करते हैं, मैं तो उनके साथ रहूंगा, तो फिर कोर्ट छोड़ देगी उसको तुम्हारे पास कि चलो हर्ष रखो बच्चे को। नहीं छोड़ेगी। चलिए, द अलाइंस विद आर्टिकल 39E and F ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंपेयर्स द चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये अपन ने 4 से 5 पॉइंट देखे हैं, ये आर्टिकल 39E और F से मिलते जुलते हैं, क्योंकि 39E और F में भी यही बोला गया है कि जो बच्चा होता है उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, उसके खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, उसकी हेल्थ की प्राइमरी ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर होना चाहिए, ये सब चीजें 39E और F में बोला गया है। अब डिस्क्वालिफिकेशन कब कहा जाता है कि कौन व्यक्ति कब डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, चाहे वो मदर हो फादर हो, कब बोलेंगे कि ये व्यक्ति कस्टडी के लिए डिस्क्वालीफाइड है, इसको बच्चे की कस्टडी नहीं दे सकते। तो देखो, अगर कोई मदर है, कोई फादर है, कोई रिलेटिव है, वो उस बच्चे की कस्टडी खो देंगे अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। मतलब अगर वो इमोरल कंडक्ट कर देते हैं, इमोरल कंडक्ट कर देते हैं मतलब इमोरलिटी से अपना जीवन जीते, अनैतिक जीवन जीते, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि वेश्यावृत्ति वाला काम करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, यानी कि कुछ गलत काम करते हैं, जैसे कि अपराधी वाले काम करते हैं, जुआ खेलना, दारू पीना, ये सब गलत काम करना। चेंज ऑफ रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति ने रिलीजन चेंज कर लिया, सीधी सी बात है कि मुस्लिम कस्टडी की बात हो रही है, आदमी मुस्लिम नहीं रहा, वो हिंदू बन गया, तो फिर कोई कस्टडी की बात ही नहीं आएगी, खत्म खेल कस्टडी का। क्योंकि मुस्लिम बच्चे की कस्टडी अगर हिंदू को दे दी तो बच्चा सीखेगा क्या? हिंदू जय श्री राम। बताए टोपी पहन के जो हनुमान चालीसा पड़ेगा फिर वो। फिर थर्ड वाला, मैरिज टू द स्ट्रेंजर, अगर कोई व्यक्ति, वही अपन ने पढ़ा था ना कि एक मदर है वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो कि अनरिलेटेड टू द चाइल्ड है, यानी कि उसका बच्चे से कोई संबंध नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से वो शादी कर लेती है, तो फिर उसको बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी हनफी लॉ के अंदर। हनफी लॉ अपन को पता है स्कूल ऑफ लॉ है। फिर मेंटल और फिजिकल अनफिटनेस, यानी कि कोई व्यक्ति, सीधी सी बात है, मानसिक रूप से बीमार है, माता जी पागल हैं, गधी हैं बिल्कुल, या फिर फिजिकली अनफिट है। फिजिकली अनफिट मतलब वो चल नहीं सकती, अपना काम खुद नहीं कर सकती, तो बच्चे को कैसे पालेंगी? ये 2-3 चीजें देखना पड़ती है किसी बच्चे को कस्टडी देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मेंटली और फिजिकली अनफिट है तो उसको कस्टडी नहीं मिलेगी। अब्यूज और नेग्लेक्ट, प्रूवन अब्यूज और नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ कस्टडी, अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को दे रखी है, और वो बच्चे के साथ अब्यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं, या फिर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही करते हैं, उसको पालने पोसने में ठीक से खाना नहीं देते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, एजुकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, अपब्रिंगिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे केस में जो उनके पेरेंट है या जो कस्टडियन है, उनसे उनकी बच्चों की कस्टडी ले ली जाती है। अब इस जो प्रिंसिपल है कस्टडी ऑफ चाइल्ड का, यानी कि निजामत का, इसका लीगल डेवलपमेंट क्या है इंडिया के अंदर? इंडियन कोर्ट्स हैव डेवलप्ड द सेक्युलर वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू द कस्टडी, यानी कि इंडिया के अंदर जो कस्टडी को लेके बहुत सेक्युलर और वेलफेयर बेस्ड अप्रोच ली गई है, यानी कि हमेशा ध्यान रखा गया कि सेक्युलर है, किसी भी धर्म के लिए नुकसानदायक ना हो, और बच्चे की वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, इस तरह की अप्रोच रखी है। Although the Muslim personal law are respected and judiciary often exercises its power under the Guardian and Wards Act 1980 to ensure the child's best interest. मुस्लिम लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह है, इन्होंने जब जब अपनी पावर का इस्तेमाल किया है बच्चे की कस्टडी का यूज करने के लिए, तो उन्होंने ध्यान रखा है कि जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, उसके हिसाब से जो बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट है वो देखा जाए कस्टडी देते समय। की प्रोविजन क्या क्या है? की प्रोविजन ये है कि कोर्ट कैन ओवरराइड पर्सनल लॉ इफ इट इज अगेंस्ट द पर्सन चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि जो पर्सनल लॉ, यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जो है, इनमें भले ही बच्चे की कस्टडी किसी को भी देने के लिए लिखा हो, लेकिन कोर्ट देखेगा कि भैया बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, और बच्चे का वेलफेयर अगर कोर्ट को अपने हिसाब से ठीक लगता है तो वो पर्सनल लॉ को भी ओवरराइड कर सकती है, मतलब पर्सनल लॉ से भी ऊपर जाके डिसीजन दे सकती है। फिर कस्टडी कैन बी अवॉर्डेड टू द अदर पेरेंट और अ थर्ड पार्टी। जो कस्टडी हो सकती है वो जरूरी नहीं कि हमेशा पेरेंट को दे, वो किसी को भी दी जा सकती है, या तो पेरेंट को भी दे सकते हो, थर्ड पर्सन है अगर लगता है कि उसके साथ वो आदमी सही रहेगा तो उसको दे सकते हैं, जैसे कि मान लो पड़ोसी के बच्चों की केयर अपन हर्ष को दे सकते हैं, कोर्ट को अगर सही लगता है तो। द चाइल्ड विश में बी कंसिडर्ड इफ दे आर अबव द सर्टेन एज, अगर जो चाइल्ड होता है उसकी एज भी उससे भी पूछा जाएगा कि भैया तू बता दे, अगर तू बड़ा है, इतना समझदार है, तेरे को ज्ञान है सब चीज़ों का, तो तू बता दे कि तेरे को क्या करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। फिर आता है इम्पोर्टेंट केस लॉस। तो इम्पोर्टेंट केस लॉस आपको बताइए, इमाम बंदी वर्सेस मुतसदी,
इमाम बंदी वर्सेस मुत्सदी का केस है, 1918 का केस है। इसमें बोला गया था मदर इज अ राइट टू कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन बट डज नॉट हैव अ लीगल गार्जियनशिप। यानी कि एक जो बच्चा होता है उस वो अगर छोटा है, माइनर है, तो उसकी जो कस्टडी होती है वो हमेशा मदर को मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि मदर को उसका लीगल गार्जियन भी बनाया जाए। सिर्फ कस्टडी दे सकते हैं, कि लीगल गार्जियन बनाना जरूरी नहीं है। उसके बाद एक केस अपने सामने, गुलाम मुस्तफा वर्सेस अमीना बी। The Bombay High Court ruled that the welfare of the child is a paramount consideration, and even if the mother had remarried, if she could provide a better environment, custody should be granted to her। यानी कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो अब सबसे पहले मुख्य उद्देश्य, मुख्य कंसिडरेशन होना चाहिए हमेशा कस्टडी के समय। और ये भी बोला है कि अगर मान लो जो माँ है वो भले ही दूसरी शादी कर लेती है किसी और से, लेकिन फिर भी अगर वो एक चीज प्रूफ कर सकती है कि उस अपने बच्चे को बेटर इन्वायरमेंट दे सकती है, तो फिर कस्टडी अपन उस माँ को दे देंगे। ठीक है, अगर वो गलत प्रूफ कर दिए तो अब वो कैसे भी करे, प्रूफ करना है कोर्ट के सामने। तो प्रूफ से मतलब है, भले तुम कुछ भी करो। अब तुम गांधी जी को उसमें चाचा नेहरू दिखा दो तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं, कोर्ट के सामने प्रूफ कर दो कि गांधी जी नहीं चाचा नेहरू है। अगर वो गलत प्रूफ कर रही हो फिर उसके बाद बच्चे को अच्छे से नहीं रख रही, फिर कुछ भी नहीं, फिर जिसको कंप्लेंट करना है कंप्लेंट करो। बच्चा चाहे तो खुद कंप्लेंट कर देगा, ये तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देगा, माय मदर इज माय एनिमी। फिर आता है रफीक सुल्ताना का केस है 2004 का। इसमें बोला गया था कोर्ट प्रायोरिटाइज द चाइल्ड्स एजुकेशन एंड इमोशनल वेल्थ अवॉर्डिंग कस्टडी टू द मदर डिस्पाइट ट्रेडिशनल एज लिमिट्स अंडर द मुस्लिम लॉ। इन्होंने बोला कि देखो ट्रेडिशनल एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कस्टडी नहीं देना है, बच्चे की कस्टडी को प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, उसकी एजुकेशन, उसकी इमोशनल हेल्थ किसके पास सबसे बेहतर होगी। और अगर आप किसी मदर को किसी बच्चे की कस्टडी दे रहे हो तो आपको यही सब दो चीज़ें देखनी है। नहीं देखनी है तो क्या नहीं देखना है, ट्रेडिशनल एज लिमिट, जो एज लिमिट है उसको नहीं देखना है। अगर बच्चे से बड़ा भी हो गया और बच्चे की हालत ऐसी है कि उसको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो फिर कस्टडी आप फादर को नहीं दोगे, मदर को ही दोगे। लेकिन अगर मान लो बच्चा बहुत छोटा है लेकिन आपको दिखता है कि यार मदर के पास रहने से इसकी एजुकेशनल और इमोशनल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, तो मदर को कस्टडी मत दो, फिर फादर को दे दो। मतलब जो बच्चे का फायदा जहाँ दिखेगा वहाँ दे देंगे, जरूरी नहीं है हर बार मदर को ही दे। फिर डिफरेंट बिटवीन कस्टडी एंड गार्जियनशिप। देखो नेचर, सबसे पहले प्रकृति देखेंगे। हिजानत का मतलब होता है फिजिकल केयर, एक बच्चे को सच में पकड़ के अपने पास रखना, उसको अपने पास जिंदा हालत में रखना और उसकी अपब्रिंगिंग करना, मतलब पाल पोस के बड़ा करना। विलायत यानी कि गार्जियनशिप का मतलब होता है उसकी लीगल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, यानी कि वो व्यक्ति का लीगल डिसीजन जितने भी होंगे कि उसके खिलाफ कोई केस कर रहा है, उसको कोई केस करना है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई बिजनेस करना है, कोई शादी करना है, वो सब चीज़ें गार्जियन देखता है। और उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसका खर्चा पानी, उसकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस वगैरह सब गार्जियन देखता है। हिजानत में ये सब चीज़ें नहीं, हिजानत में बस ये कि बच्चे को पाल पोस के बड़ा करो, उसको अपने पास रखो। प्राइमरी होल्डर जो होता है हिजानत के अंदर कस्टडी में कौन होता है, मदर होती है या फिर फीमेल रिलेटिव्स होते हैं। गार्जियनशिप में कौन होते हैं, फादर या फिर मेल रिलेटिव को गार्जियन बनाया जाता है। और कस्टडी किसको हमेशा दी जाती है, मदर या फिर फीमेल को। एंड जेड कब खत्म होती है, चाइल्ड रीचिंग प्यूबर्टी और मेजोरिटी, यानी कि एक बार चाइल्ड जो है प्यूबर्टी की एज को पहुंच गया, मेजोरिटी की एज को पहुंच गया, तो फिर उसकी कस्टडी को लेकर इतना लफड़ा नहीं रहता है, फिर वो अपने हिसाब से किसी के साथ भी रह सकता है। और गार्जियनशिप का क्या रहता है, कंटिन्यूस अंटिल द लीगल एडल्टहुड, यानी कि बच्चा जब तक लीगली अडल्ट नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उस बच्चे को गार्जियन मिलेगा। फोकस किस चीज़ पे रहता है, इजानत पे, डेली केयर, रोज जो प्यार मोहब्बत मिलती है बच्चे को, लाड़ प्यार मिलता है उस पर, ठीक है। एंड एजुकेशन, जो शिक्षा वगैरह दी जाती है उस पर। इसमें विलायत में गार्जियनशिप में जो फोकस रहता है वो रहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से मैनेज करना है, उसके सारे लीगल डिसीजन सही तरीके से लेना है, ये गार्जियनशिप का उद्देश्य है। इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन क्या बोलता है, हिजानत रिफ्लेक्ट द डीपली रूटेड इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पेरेंटिंग, यानी कि पेरेंटिंग यानी कि जो माता पिता होते हैं उनकी सब कंपैशन और उनकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हिजानत को इस्लामिक प्रिंसिपल में रखा गया है। While traditional Muslim law grants the mother primary right of the custody during the child's tender year, modern interpretation, particularly in India courts, impose the child best interest over all above. इन बोला कि देखो ट्रेडिशनली मुस्लिम लॉ में ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा है, प्राइमरी राइट जो होता है बच्चे का, वो हमेशा मदर के पास होता है कस्टडी का। लेकिन आज की तारीख में अगर अपन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो इंडियन कोर्ट्स ये मानती है कि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है आप वो देखो, फिर चाहे मदर को देना हो फादर को देना हो, जो बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट में होगा आप उसमें बच्चे की कस्टडी दोगे। The evolving legal landscape continues to adopt this age-old principles to contemporary needs.
यानी कि इवॉल्विंग अपन को क्या देखना है कि जो जितने भी लीगल लैंडस्केप्स है किस किस से रिलेटेड, जैसे कि जो अपने कस्टडी सर्व जुडिशियल नहीं है, क्या है, इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप्स कंटिन्यूज टू अडॉप्ट दिस एज old principles to contemporary needs, ensuring that the custody system serves justice, emotional well-being, and child development in an ever-changing society. हाँ, इसमें उन्होंने बोला है कि देखो इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप जो है, इवॉल्विंग मतलब जो बढ़ता हुआ लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल लैंडस्केप है, लीगल चीजें हैं, वो जो जितनी समय से बढ़ती जा रही है, तो वो क्या अडॉप्ट कर रही है, वो अडॉप्ट कर रही है दिस एज ओल्ड प्रिंसिपल्स टू कंटेम्प्रेरी नीड्स। जो ये एज ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं, एज ओल्ड प्रिंसिपल मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहे प्रिंसिपल हैं, उनको अडॉप्ट करती आ रही है। और इंश्योर क्या करती है, इंश्योर देते कस्टडी डिसीजन सर्व जस्टिस, यानी कि जब भी कस्टडी का डिसीजन लिया जाए कि बच्चे को किस कस्टडी माँ के बाद देनी, पिता के बाद देनी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि बच्चे के साथ जस्टिस हो, पेरेंट्स के साथ जस्टिस हो, और उसका इमोशनल वेलबिंग, यानी कि उसका जो इमोशनल यानी कि जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, बच्चा छोटा होता है, उसका इमोशनल वेलबिंग कहाँ अच्छा हो सकता है वो देखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट इन एवर चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि जो बदलती सोसाइटी है उसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले देखा जाता है। यही था आपका हिजानत यानी कि कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इस शाहबानो केस पढ़ना है क्या तुमको? The